हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी चैनल में। और कल हम लोग पढ़े थे कि तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन तथा अति संतृप्त विलयन। ठीक है। और उसके बाद कल हम लोग पढ़े थे विलेयता। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात ठोस में द्रव के, अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जिसमें आपका पहला है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन ए लिक्विड। ठीक है, यानी अगर कोई भी लिक्विड है यानी ठोस है जिसको हम किसी द्रव में घोलते हैं तो इनमें कौन कौन से कारक हैं जो इसकी विलेयता को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो पहला है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, यदि विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति अगर एक समान होती है तो पदार्थ जो ठोस है, ठोस की विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, जैसे अगर कोई ध्रुवीय विलायक किसे कहते हैं? तो जो आयनिक यौगिक, जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यानी जो दो आयनों से मिलके बना होता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है तो इसमें क्लोराइड आयन और इस पे होता है सोडियम आयन। ठीक है, जिसमें सोडियम पे क्या होता है? धनावेश, तथा क्लोरीन पे क्या होता है? ऋणावेश। ठीक है, और चूंकि इसमें क्या होते हैं कि दो पोल बन जाते हैं। ठीक है, मैंने एक साइड धनावेश और दूसरी साइड जो होता है ऋणावेश। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय यौगिक। ठीक है, वैसे ही अगर जल है तो HO और H, ठीक है, तो इसमें -2 होता है और इस पे होता है +1, इस पे होता है +1। ठीक है, अर्थात जो H2O है ये भी क्या है? हमारा ध्रुवीय यौगिक है। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं H2O, तो इसका ये हो जाएगा धन ध्रुव और ये हो जाएगा ऋण ध्रुव, अर्थात जो H2O है वो क्या है? आपका ध्रुवीय यौगिक है। ठीक है, यानी पोलर कंपाउंड है, और जो नमक है वो भी क्या है? पोलर कंपाउंड है। ठीक है, तो जब हम NaCl यानी नमक को जल में घोलते हैं तो चूंकि दोनों क्या है? ध्रुवीय हैं। ठीक है, दोनों क्या है? ध्रुवीय ये भी है, अर्थात इनको चूंकि दोनों समान, दोनों का जो प्रकृति है दोनों का समान है, इसलिए जब हम इन दोनों को एक में घुलते हैं तो बहुत आसानी के साथ घुल जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम ले लें बेंजीन, ठीक है, क्या ले लेंगे? बेंजीन। ठीक है, यानी इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है, और इसका जो संरचना होता है ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है, H, यहाँ H हो जाएगा, ये H होगा और यहाँ पे एक H हो जाएगा और यहाँ पे एक H होगा। ठीक है, और इसमें, ठीक है, एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अर्थात ये क्या है? कार्बनिक यौगिक। ठीक है, और कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिक में क्या पाया जाता है? सहसंयोजी बंध, यानी इसमें जो परमाणु के मध्य में जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के साझा के द्वारा बंध बनता है, और इसीलिए इस पर कोई भी आवेश नहीं आता है और इस पे कोई भी ध्रुव नहीं बनता है, अर्थात इसको हम कहते हैं अध्रुवीय यौगिक। ठीक है, अध्रुवीय यौगिक। ठीक, अध्रुवीय यौगिक, तो
यदि कोई भी अध्रुवीय यौगिक है यानी अध्रुवीय विलेय पदार्थ है और उसको किसी ध्रुवीय विलायक जैसे जल में अगर घोलते हैं तो इसकी विलेयता कम होती है, जबकि हम किसी ध्रुवीय विलायक को ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं तो इसकी विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, वही चीज़ अगर हम ले लेते हैं जैसे एथिल क्या बोलते हैं आपका ईथर है, जैसे ROR, इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। ईथर को भी जल में घोलते हैं तो ये नहीं घुलता है, जबकि इसको बेंजीन में घोलेंगे तो ये घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या होता है कि CH3OCH3, ठीक है, यानी ये भी एक कार्बनिक यौगिक है जहाँ R क्या है, एल्किल समूह। ठीक है, और एल्किल समूह का फार्मूला होता है CnH2n+1, यानी हम लोग लिख सकते हैं अगर n का मान अगर 1 होगा, ठीक है, n का मान अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा C1H और 2 यानी क्या हो जाएगा 2 × 1 तो 2 × 2 अधन 1 तो क्या हो जाएगा 3 यानी CH3। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3। इसी प्रकार अगर n का मान अगर हम 2 रखेंगे तो C2H5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम R के जगह पे अलग अलग रख करके इसको अलग अलग ईथर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब होता क्या है कि जब किसी अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी अध्रुवीय विलायक में कोई अध्रुवीय यौगिक को घोला जाता है तो उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, जबकि किसी ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय यौगिक को घोला जाता है या ध्रुवीय विलेय को घोला जाता है तो उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का नेचर जो है वो अलग अलग है, यानी दोनों की प्रकृति अगर अलग अलग है, भिन्न है, यानी हम कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय है और दूसरा अध्रुवीय है, तो दोनों को एक में घोलेंगे तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। यानी विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हो गए, तो विलेय और विलायक की प्रकृति। ठीक है, अगर विलेय और विलायक की प्रकृति समान होगी तो विलेयता बढ़ेगी, और अगर भिन्न भिन्न होगी यानी अलग अलग होगी तो विलेय और विलायक की जो या विलेय की जो विलेयता होगी वो क्या हो जाएगी, घटेगी। दूसरा आते हैं ताप। दूसरा क्या होता है, ताप का प्रभाव। ठीक है, ताप का प्रभाव। ठीक, तो देखिए ताप का प्रभाव क्या होता है, जिसको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम किसी भी यौगिक को यानी किसी भी विलेय को या सॉल्यूट को जब हम जल में घोलते हैं तो सामान्यतः क्या होता है कि ताप बढ़ाने पे जो पदार्थ की जो विलेयता होती है वो बढ़ती है, जबकि ताप घटाने पे विलेयता घटती है। ठीक है, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं। ऐसा ये क्यों होता है, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और दूसरा होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है यानी ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे अगर मान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, जैसे कि कोई पौधा है, ठीक है, और जमीन से जल लेकर और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि जो 6CO2 प्लस में 6H2O, तो ये जो है सूर्य का प्रकाश ले लेगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक अगर ले लेता है तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज बना लेगा C6H12O6 और साथ में क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, यानी ये जो ग्लूकोज होगा यही क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज या इसी को हम लोग बोलते हैं भोजन। ठीक है ना, तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें कहाँ से मिली, वायुमंडल से, और जो जल मिला वो पौधे को कहाँ से मिला, वो जो मिला जमीन से। ठीक है, और ये दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी सूर्य के प्रकाश अवशोषित करके और ऊष्मा को ग्रहण करके और यहाँ पे हो रहा है। तो ये अभिक्रिया जितना ताप बढ़ेगा उतना तेजी से होगी। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जब हम खाना को पकाते हैं तो खाना पकाते समय क्या होता है कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो खाना जल्दी पक जाता है,
जैसे चावल बनाते समय अगर जल्दी रहता है तो उस समय क्या करते हैं कि थोड़ा सा आंच बढ़ा देते हैं तो खाना जल्दी पक जाता है, जबकि अगर आंच कम कर देते हैं, धीरे कर देते हैं तो वो धीरे धीरे बहुत समय लग जाता है। ठीक है। अब लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जो ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया क्या होती है, घटती है। अब यानी पदार्थ की विलेयता क्या होती है, घटती है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जब CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जब हम लोग जल में घोलते हैं तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस में क्या निकलता है, उष्मा। ठीक है। देखिए तो होता क्या है यहाँ पे कि इसमें ये क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी इसमें उष्मा अवशोषित नहीं हो रही है, उष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक है। और जब उष्मा निकलेगी तो उस समय क्या हो जाएगा, वो अभिक्रिया पे अगर हम ताप बढ़ाते हैं, यानी जब ताप बढ़ाएंगे तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उल्टा होने लगेगी। अर्थात जैसे कि हम देखते हैं कि पान वाले दुकान पे कोई भी अगर पान वाला जो होता है वो चूने को क्या रहता है, एक मटके में यानी मिट्टी के बर्तन में वो रखा रहता है। इसलिए रखा रहता है क्योंकि जो उष्मा है वो निकलती रहे और पानी का जो तापमान है वो ठंडा रहे, जिससे कि जल आसानी से घुले। ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया है यानी जो पदार्थ है, पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पे बढ़ती है तथा ताप घटाने पे घटती है। ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं कि जो अभिक्रियाएं उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं उनमें ताप बढ़ाने पे अब जो पदार्थ की जो विलेयता है वो धीरे धीरे क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है। अब आते हैं विलेय के कणों का आकार। ठीक है। तीसरा है विलेय के कणों का आकार। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी पदार्थ को जल में घोल रहे हैं, ठीक है, और उस पदार्थ के जो कण हैं वो छोटे होंगे तो घुलने में कम समय लगेगा। अर्थात विलेय के कणों का आकार जितना छोटा होगा उतना ही क्या हो जाएगा कि वो जल में या किसी विलायक में घुलने में बहुत आसानी से होगी, अर्थात उसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अधिक होगी। ठीक है, अधिक होगी। ठीक है। यानी अगर किसी विलेय के कणों का आकार छोटा होता जाएगा तो उसकी विलेयता बढ़ती जाएगी। ठीक है। और आकार जितना बड़ा होगा उसकी जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। जैसे अगर हम बड़े चीनी के टुकड़े को या बड़े चीनी के नमक के टुकड़े को अगर हम जल में डालते हैं तो क्या होता है कि वो पहले छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है और उसके बाद धीरे धीरे वो घुलता है। ठीक है। यानी वो समय ज़्यादा लगेगा। अगर हम पहले से ही चीनी का छोटा टुकड़ा लेते हैं या पाउडर लेते हैं बहुत तेज़ी से वो घुल जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम विलेय के कणों का आकार, ठीक है, जितना छोटा होगा उतना ही उसकी विलेयता अधिक होगी। ठीक है। इसके बाद आता है सम आयन प्रभाव। ठीक है। चौथा होता है सम आयन प्रभाव। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब हम जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर किसी जल में, ठीक है, मान लीजिए कि पहले से क्या है, नमक घुला हुआ है इसमें H2O में। तो होता क्या है कि जब हम जल में नमक को घोल देते हैं तो ये चूंकि दोनों क्या है, ध्रुवीय है, जैसा कि हम अभी बताए हैं कि नमक भी क्या है, ध्रुवीय यौगिक है और जल भी क्या है, ध्रुवीय यौगिक है। और इस वजह से जो नमक के जो हैं कण वो दो आयन में टूट जाते हैं, Na+ Cl-। ठीक है। और यहाँ पे जो H2O रहेगा इसका जो माइनस और इसका जो प्लस, ये प्लस वाला ध्रुव जो है इसके चारों ओर घेर लेगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ Na+ है, Cl- है, ठीक है, तो H2O का कुछ कण ऐसे आ जाएगा। ठीक है। इसके चारों ओर ऐसे घेर लेगा जिसमें इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम नमक की बात करें यानी सोडियम की Na+, तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि जो H2O है, ठीक है, H2O का जो माइनस वाला हिस्सा है वो माइनस, इस पे प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, इसमें माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या होता है, ये चारों ओर से घेर लेंगे आज, जिसके वजह से जो NaCl के बीच में का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक। यानी हम इसको अगर ऐसे समझना चाहते हैं तो देखिए कुछ ऐसे होगा कि जैसे ही हम नमक को घोल देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे होगा NaCl, इसमें होगा माइनस, इसमें होगा प्लस, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे Na प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, ठीक है, और ये क्या है, H2O में टूट रहा है, देखिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे H2O के मालिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे मालिक्यूल हो जाएंगे, ठीक, माइनस 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 माइनस, यहाँ प्लस 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 प्लस, ठीक है। जैसा कि हम लोग अभी बताए हैं कि जो H2O है, ठीक है, इसका दो ध्रुव, इस पे माइनस और इस पे प्लस, ठीक है। इसी प्रकार जो H2O का जो पोलर ध्रुवीय यौगिक है वो इसको भी घेर लेगा, ठीक है, और घेरने के बाद इस पे हो जाएगा प्लस 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 यहाँ पे, और यहाँ माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है कि जब इनमें जो खिंचाव जब बढ़ जाता है तो इसके वजह से जो NaCl का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूट जाता है, और जैसे ये टूट जाएगा ये पानी में घुल जाएगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब ये पानी में घुल जाएंगे तो यहाँ पे पहले से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। यदि इसमें जैसे हमने बताया कि यदि मान लीजिए यहाँ Na प्लस और Cl माइनस और यहाँ H2O है, इसमें पहले से घुला हुआ है, यदि इसमें AgCl घोल रहे हैं तो ये भी टूटेगा, किसमें, Ag प्लस प्लस में Cl माइनस, ठीक है। तो देखिए ये भी क्या है, विलेय पदार्थ है, ये भी विलेय पदार्थ है NaCl, जिसमें अगर हम AgCl को जल में घोलते हैं तो AgCl नहीं घुलता है, क्यों, क्योंकि जब ये टूटता है तो Cl आयन पहले से है और इसमें भी पहले से Cl आयन प्रेजेंट है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विरोधी, यानी प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। इसी कारण यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी भी क्या बोलते हैं विलायक में अगर किसी विलेय को घोलते हैं और उसमें पहले से कोई समान आयन उपस्थित हो तो पदार्थ की विलेयता क्या होती है, घटती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नमक के घोल में अगर सिल्वर क्लोराइड को घोला जाए तो सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl की विलेयता क्या होगी, घटेगी या कम होगी, ठीक। उसके बाद आते हैं दाब, ठीक है। तो जब किसी भी ठोस को, ठीक है, हम कह सकते हैं पांचवा क्या है, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, ठीक है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि देखिए जब हम कोई भी विलयन बनाते हैं और उस पर कोई दाब लगाते हैं तो दाब लगाने पे इस जो है क्या बोलते हैं, जल में अगर कोई ठोस पदार्थ घोलते हैं तो दाब का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि जब कोई जैसे कोई गैस है, इसको जल में घोलेंगे तो गैस पे जितना दाब बढ़ाएंगे उतने उसकी विलेयता बढ़ेगी, जबकि इस पर कोई दाब का प्रभाव नहीं काम करता है, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो गई, और आप सबको वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोगों को अगर अच्छा लगे, थोड़ा समझ में आए और अच्छे से आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो प्लीज़ आप लोग हमसे जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।